उसे पहले कुछ और काम करने हैं, लेकिन वो सही रास्ते पर है। उसने रेगिस्तान को समझने की कोशिश शुरू कर दी है। और मेरे बारे में आपका क्या कहना है? जब कोई व्यक्ति सच्चे दिल से किसी चीज की चाहत करता है तो सारी कायनात मिलकर उसके सपने को साकार करने के लिए काम करने लगती है। एल्केमिस्ट ने बूढ़े राजा द्वारा कहे गए शब्दों को प्रतिध्वनित करते हुए कहा। लड़का समझ गया, यहाँ एक और आदमी था जो उसको उसकी नियति तक पहुंचाने में मदद कर रहा था। तो क्या आप मुझे सीख देने वाले हैं? नहीं, तुम पहले से ही वो सब जानते हो जो तुम्हें जानना जरूरी है। मैं तो सिर्फ उस तरफ इशारा करने वाला हूं जहां तुम्हारा खजाना है। लेकिन कबीलों में तो जंग छिड़ी हुई है, लड़के ने दोहराया। मुझे मालूम है कि रेगिस्तान में क्या हो रहा है। मुझे तो मेरा खजाना पहले ही मिल चुका है। मेरे पास एक ऊंट है, क्रिस्टल की दुकान में कमाया गया पैसा मेरे पास है, और मेरे पास सोने की 50 मुहरें हैं। मेरे मुल्क में तो मेरी गिनती एक दौलतमंद इंसान के रूप में होगी, लेकिन इनमें से कोई भी चीज पिरामिडों की तो नहीं है। एल्केमिस्ट ने कहा, मेरे पास फातिमा भी है। वो तो मेरा अब तक का सबसे बड़ा खजाना है, लेकिन वो भी पिरामिडों से हासिल नहीं की गई है। वे खामोशी के साथ खाना खाते रहे। एल्केमिस्ट ने एक बोतल खोली और लड़के के प्याले में लाल रंग का कोई तरल उड़ेल दिया। वैसी लजीज वाइन उसने अब तक नहीं चखी थी। क्या यहां वाइन पीने पर पाबंदी नहीं है? लड़के ने पूछा। बुराई वो नहीं है जो इंसानों के मुंह में जाती है, एल्केमिस्ट ने कहा। बुराई वो है जो उनके मुंह से बाहर आती है। एल्केमिस्ट पहले उसे कुछ डरावना लग रहा था, लेकिन वाइन पीने के बाद लड़का सहज हो गया। खाना खाने के बाद वे तंबू के बाहर आकर बैठ गए। चंद्रमा इस कदर चमक रहा था कि उससे तारों की चमक फीकी पड़ गई थी। पियो और मजे लो, एल्केमिस्ट ने कहा। वो देख रहा था कि लड़का काफी खुशी महसूस कर रहा था। आज रात में खूब अच्छी तरह आराम करना, जैसे तुम कोई योद्धा हो और लड़ाई की तैयारी कर रहे हो। याद रखो, जहां तुम्हारा दिल है वहीं तुम्हारा खजाना है। तुम्हें खजाने को खोजना ही होगा, ताकि उसकी राह में अब तक तुमने जो कुछ सीखा है वो सार्थक हो सके। कल तुम अपना ऊंट बेच देना और एक घोड़ा खरीद लेना। ऊंट धोखेबाज होते हैं, वे मीलों चलते जाते हैं और कभी थकते नहीं लगते। फिर अचानक वे घुटने टेक देते हैं और मर जाते हैं। लेकिन घोड़े धीरे धीरे करके थकते हैं। तुम्हें हमेशा ये मालूम होता है कि उनसे कितनी उम्मीद करनी चाहिए और ये कि वे कब मरने वाले हैं। अगली रात लड़का एक घोड़े के साथ एल्केमिस्ट के तंबू पर पहुंचा। एल्केमिस्ट तैयार था और वो खुद भी अपने घोड़े पर सवार हो गया और उसने एक बाज को अपने बाएं कंधे पर रख लिया। फिर उसने लड़के से कहा, मुझे बताओ कि रेगिस्तान में जीवन किधर है? सिर्फ वही लोग खजाने को हासिल कर सकते हैं जो जीवन के ऐसे निशानों को देख पाते हैं। अपने घोड़ों पर सवार होकर वे रेत में चल पड़े। चांद की रोशनी उन्हें रास्ता दिखा रही थी। पता नहीं मैं रेगिस्तान में जीवन के निशान ढूंढ सकूंगा या नहीं, लड़के ने सोचा। मैं रेगिस्तान को अभी भी उतनी अच्छी तरह तो जानता नहीं। ये बात वो एल्केमिस्ट से कहना चाहता था, लेकिन उसे उस आदमी से डर लगता था। वे उस चट्टानी स्थल पर पहुंचे जहां लड़के ने आसमान में बाजों को उड़ते हुए देखा था, लेकिन अब वहां सिर्फ खामोशी थी और हवा थी। मैं नहीं जानता कि रेगिस्तान में जीवन कैसे पाया जाए, लड़के ने कहा। यह तो मैं जानता हूं कि रेगिस्तान में जीवन है, लेकिन उसे कहां खोजा जाए
ये मैं नहीं जानता। जीवन जीवन को अपनी ओर खींचता है, एल्केमिस्ट ने जवाब दिया। और तब लड़के को समझ में आया। उसने अपने घोड़े की लगाम को ढीला कर दिया और वो चट्टानों और रेत पर सरपट दौड़ पड़ा। लड़के का घोड़ा लगभग 1.5 घंटे तक भागता रहा और एल्केमिस्ट उसका पीछा करता रहा। अब उनको नखलिस्तान के खजूर के दरख्त दिखाई नहीं दे रहे थे, सिर्फ उनके ऊपर विशाल चंद्रमा था। रेगिस्तान के पत्थरों पर फिसलती उसकी सफेद रोशनी थी। अचानक बिना किसी साफ वजह के लड़के के घोड़े ने अपनी रफ्तार धीमी कर दी। यहां कहीं पर जीवन है, लड़के ने एल्केमिस्ट से कहा। मैं रेगिस्तान की भाषा तो नहीं समझता, लेकिन मेरा घोड़ा जीवन की भाषा समझता है। वे घोड़ों से उतर गए और एल्केमिस्ट ने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वे पत्थरों के बीच कुछ खोजते रहे। एल्केमिस्ट सहसा ठहर गया और जमीन पर झुक गया। वो पत्थरों के बीच एक सुराख था। एल्केमिस्ट ने उस सुराख में अपना हाथ डाल दिया और फिर कंधे तक अपनी पूरी बाह उसके अंदर कर दी। अंदर कोई चीज थी जो हिलडुल रही थी और उस कोशिश में एल्केमिस्ट की आंखें तिरछी हुई जा रही थीं। लड़के को सिर्फ उसकी आंखें ही दिखाई दे पा रही थीं। लगता था कि उस सुराख में जो कुछ भी था उससे उसका हाथ जूझ रहा था। फिर लड़के को चकित करते एक झटके के साथ उसने अपना हाथ बाहर निकाला और वो उछलकर खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ में एक सांप को उसकी पूंछ से पकड़ रखा था। लड़का भी उछल पड़ा, लेकिन एल्केमिस्ट से दूर। सांप बुरी तरह जूझ रहा था और उसकी फुफकारें रेगिस्तान की खामोशी को हिला रही थीं। वो कोबरा था जिसका जहर आदमी को कुछ ही मिनटों में खत्म कर सकता था। उसके जहर से सावधान रहना, लड़के ने कहा। लेकिन बावजूद इसके कि एल्केमिस्ट ने अपना हाथ सुराख में डाला था और तय था कि सांप ने उसे काटा होगा, उसका हाव भाव एकदम सहज था। एल्केमिस्ट की उम्र 200 वर्ष है, अंग्रेज ने उसे बताया था। वो निश्चय ही जानता होगा कि रेगिस्तान के सांपों से कैसे निपटना चाहिए। लड़का अपने इस साथी को अपने घोड़े के पास जाते और वहां से एक कटार निकालते देखता रहा। उसने कटार की नोक से रेत पर एक घेरा बनाया और फिर सांप को उस घेरे में रख दिया। सांप तुरंत शांत हो गया। चिंता की कोई बात नहीं, एल्केमिस्ट ने कहा। वो इस घेरे के बाहर नहीं जाएगा। तुम्हारे द्वारा रेगिस्तान में जीवन की खोज वो भविष्य सूचक संकेत है जिसकी मुझे जरूरत थी। ये चीज इतनी अहम क्यों थी? क्योंकि पिरामिड रेगिस्तान से घिरे हुए हैं। लड़का पिरामिडों के बारे में बात नहीं करना चाहता था। उसका दिल भारी था और कल रात से ही मायूसी की हालत में था। खजाने की खोज को जारी रखने का मतलब था कि वो फातिमा को त्याग रहा था। मैं तुम्हें पूरे रेगिस्तान भर का रास्ता दिखाने वाला हूं, एल्केमिस्ट ने कहा। मैं नखलिस्तान में ही रहना चाहता हूं, लड़के ने जवाब दिया। मुझे फातिमा मिल गई है और मेरे लिए वो किसी भी खजाने से बढ़कर है। फातिमा रेगिस्तानी औरत है, एल्केमिस्ट ने कहा। वो जानती है कि मर्दों को वापस लौटने के लिए बाहर जाना होता है और उसे तो पहले ही खजाना मिल चुका है। वो खजाना तुम हो। अब वो चाहती है कि तुम्हें वो चीज मिल सके जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं रुकने का फैसला करूं तो? मैं बताता हूं कि क्या होगा। तुम नखलिस्तान के सलाहकार बन जाओगे। तुम्हारे पास इतना सोना होगा कि तुम ढेरों भेड़ें और ढेरों ऊंट खरीद सकोगे। तुम फातिमा से शादी कर लोगे और साल भर तक तुम दोनों सुखी रहोगे। तुम रेगिस्तान को प्यार करना सीख जाओगे और तुम खजूर के पूरे 50,000 दरख्तों को पहचानने लगोगे। तुम उनको बढ़ते हुए
और ये दर्शाते हुए देखोगे कि किस तरह दुनिया हमेशा बदलती रहती है और तुम भविष्य सूचक संकेतों को समझने के मामले में बेहतर से बेहतर होते जाओगे, क्योंकि रेगिस्तान दुनिया का सबसे अच्छा गुरु है। दूसरे वर्ष के दौरान किसी वक्त तुम्हें खजाने की याद आएगी। भविष्य सूचक संकेत उसके बारे में जोर देकर बात करने लगेंगे और तुम उनको नजरअंदाज करने की कोशिश करोगे। तुम अपने ज्ञान का इस्तेमाल नखलिस्तान और उसके बाशिंदों के कल्याण के लिए करोगे। तुम जो भी करोगे कबीले के सरदार उसकी सराहना करेंगे और तुम्हारे ऊंट तुम्हें दौलतमंद और ताकतवर बना देंगे। तीसरे साल भी भविष्य सूचक संकेत तुम्हारे खजाने और तुम्हारी नियति के बारे में बोलना जारी रखेंगे। तुम एक के बाद एक रात नखलिस्तान का चक्कर लगाते रहोगे और फातिमा को दुख होगा, क्योंकि उसे लगेगा कि उसी ने तुम्हारी खोज में रुकावट पैदा की थी। लेकिन तुम उसे प्यार करते रहोगे और वो भी तुम्हें प्यार करती रहेगी। तुम्हें याद आएगा कि उसने कभी भी तुमसे रुकने को नहीं कहा था, क्योंकि रेगिस्तानी औरत समझती है कि उसे अपने मर्द का इंतजार करना चाहिए। इसलिए तुम उसे दोषी नहीं ठहराओगे। लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि रेत पर चलते हुए तुम सोचोगे कि शायद तुम्हें चले जाना चाहिए था, कि तुम फातिमा के प्रति अपने प्यार पर कुछ ज्यादा भरोसा कर सकते थे, क्योंकि जिस चीज ने तुम्हें रेगिस्तान में रोके रखा था वो मुमकिन है तुम्हारा ये भय रहा हो कि तुम कभी वापस नहीं लौट पाओगे। उस मकाम पर भविष्य सूचक संकेत तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारा खजाना हमेशा के लिए दफन हो चुका है। फिर चौथे वर्ष के दौरान किसी वक्त शगुन तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि तुम उनकी बात सुनना बंद कर चुके हो। कबीले के सरदार इस बात को समझ जाएंगे और तुम्हें सलाहकार के पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन तब तक तुम एक दौलतमंद व्यापारी बन चुके होगे। तुम्हारे पास बहुत से ऊंट और माल होगा। तुम अपनी बाकी जिंदगी इस एहसास के साथ बिताओगे कि तुमने अपनी नियति का पीछा नहीं किया और अब इस काम के लिए बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि प्रेम कभी किसी आदमी को उसकी नियति की तलाश करने से नहीं रोकता। अगर वो उस खोज को त्याग देता है तो इसलिए कि वो सच्चा प्रेम नहीं होता, वो प्रेम जो दुनिया की जबान बोलता है। एल्केमिस्ट ने रेत पर बने घेरे को मिटा दिया और वो सांप लहराता हुआ चट्टानों में खो गया। लड़के को क्रिस्टल के उस दुकानदार की याद आई जो हमेशा मक्का जाना चाहता रहा था, और उस अंग्रेज की याद आई जिसे एल्केमिस्ट की तलाश थी। उसने उस स्त्री के बारे में सोचा जिसने रेगिस्तान पर भरोसा जताया था, और उसने उस रेगिस्तान को देखा जो उसे उस स्त्री तक लेकर आया था जिससे उसे प्यार था। वे अपने घोड़ों पर सवार हुए और इस बार नखलिस्तान की ओर लौटते हुए लड़का एल्केमिस्ट के पीछे चला। हवा उन तक नखलिस्तान की आवाजें लेकर आई और लड़के ने उन आवाजों में फातिमा की आवाज सुनने की कोशिश की। लेकिन उस रात जब वो घेरे के भीतर पड़े कोबरा को देख रहा था, अपने कंधे पर बाज को बैठाए उस अजीबोगरीब घुड़सवार ने प्रेम और खजाने के बारे में, रेगिस्तानी औरतों और उसकी नियति के बारे में बात की थी। मैं आपके साथ चलूंगा, लड़के ने कहा, और ये कहते ही उसे अपने हृदय में शांति का एहसास हुआ। हम लोग कल सूरज उगने से पहले निकलेंगे, एल्केमिस्ट ने सिर्फ इतना ही कहा। लड़के ने पूरी रात जागते हुए बिताई। भोर होने से 2 घंटे पहले उसने अपने तंबू में सोए एक लड़के को जगाया और उससे कहा कि वो उसे फातिमा के तंबू तक पहुंचा दे। जब उसके दोस्त ने उसे फातिमा के तंबू तक पहुंचा दिया तो लड़के ने उसे इतना सोना दिया कि वो एक भेड़ खरीद सकता था। फिर उसने अपने दोस्त से कहा कि वो फातिमा के तंबू के अंदर जाकर उसे जगाए
और बताए कि वो तंबू के बाहर उसका इंतजार कर रहा है। उस नौजवान अरब ने वैसा ही किया, जिसके बदले में उसे फिर से उतना ही सोना दिया गया जिससे वो एक और भेड़ खरीद सकता था। अब तुम जाओ, लड़के ने उस नौजवान अरब से कहा। अरब वापस अपने तंबू में आकर सो गया। उसे इस बात का गर्व था कि उसने नखलिस्तान के सलाहकार की मदद की थी। इस बात की खुशी थी कि उसके पास इतना पैसा था कि वो कुछ भेड़ें खरीद सकता था। फातिमा तंबू के दरवाजे पर प्रकट हुई। दोनों चहलकदमी करते हुए खजूर के दरख्तों के बीच पहुंच गए। लड़का जानता था कि वो रवायत का उल्लंघन कर रहा था, लेकिन इस वक्त उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। मैं बाहर जा रहा हूं, उसने कहा, और मैं चाहता हूं कि तुम ये समझ लो कि मैं वापस आऊंगा। मैं तुमसे प्यार करता, क्योंकि कुछ भी मत कहो, फातिमा ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा। किसी से प्यार इसलिए किया जाता है क्योंकि उससे प्यार होता है। प्यार करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती। लेकिन लड़के ने अपनी बात जारी रखी। मैंने ख्वाब देखा था और मैं एक राजा से मिला था। मैंने क्रिस्टल बेचे और रेगिस्तान पार किया, और क्योंकि कबीलों ने जंग का ऐलान कर दिया था, इसलिए मैं एल्केमिस्ट के बारे में पूछताछ करने कुएं पर गया था। इस तरह मैं तुमसे इसलिए प्यार करता हूं कि तुमसे मिलने के लिए सारी की सारी कायनात ने मिलकर मेरी मदद की है। दोनों ने आलिंगन किया। यह पहली बार था जब दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को छुआ था। मैं वापस आऊंगा, लड़के ने कहा। इसके पहले तक मैं रेगिस्तान की ओर हसरत भरी निगाहों से देखा करती थी, फातिमा ने कहा। अब मैं उम्मीद से देखा करूंगी। एक दिन मेरे पिता भी बाहर गए थे, लेकिन वे मेरी माँ के पास लौटे थे, और उसके बाद से वे हमेशा वापस लौटते रहे। उन्होंने और कुछ नहीं कहा। वे खजूर के दरख्तों के बीच कुछ और आगे तक गए, और फिर लड़के ने उसे उसके तंबू के दरवाजे तक छोड़ दिया। मैं वापस लौटूंगा, जैसे तुम्हारे पिता तुम्हारी माँ के पास वापस लौटे थे, उसने कहा। उसने देखा कि फातिमा की आंखों में आंसू छलछला रहे थे। तुम रो रही हो? मैं रेगिस्तानी औरत जरूर हूं, उसने अपना चेहरा एक ओर मोड़ते हुए कहा। लेकिन आखिर मैं एक औरत ही तो हूं। फातिमा अपने तंबू में वापस चली गई, और जब दिन निकल आया तो वो बाहर आकर रोजमर्रा के उन्हीं कामों में लग गई जो वो वर्षों से करती आ रही थी। लेकिन सब कुछ बदल चुका था। लड़का अब नखलिस्तान में नहीं था, और नखलिस्तान का वही अर्थ अब नहीं रह गया था जो अभी कल तक था। अब वो 50,000 खजूर के दरख्तों और 300 कुओं वाली जगह नहीं रह जाने वाली थी, जहां मुसाफिर आते थे और अपने लंबे सफर के अंत में सुस्ताते थे। उस दिन के बाद से नखलिस्तान उसके लिए एक खाली जगह रह जाने वाला था। उस दिन के बाद से रेगिस्तान की अहमियत बढ़ जाने वाली थी। वो हर रोज उसकी ओर ताकेगी और अंदाजा लगाने की कोशिश करेगी कि अपने खजाने की तलाश में लड़का किस सितारे की दिशा में जा रहा होगा। उसे हवा की मार्फत अपने चुंबन भेजने होंगे, इस उम्मीद में कि वो हवा लड़के के चेहरे को छुएगी और उसे बताएगी कि वो जिंदा है, बताएगी कि वो उसका इंतजार कर रही है। एक औरत खजाने की खोज में गए अपने साहसी मर्द का इंतजार कर रही है। उस दिन के बाद से उसके लिए रेगिस्तान का एक ही मतलब होगा, उसकी वापसी की उम्मीद। उस सब के बारे में मत सोचो जो तुम पीछे छोड़ आए हो। घोड़ों पर सवार रेगिस्तान की रेत पर अपना सफर शुरू करते हुए एल्केमिस्ट ने लड़के से कहा, कायनात की रूह में सब कुछ पहले से लिखा हुआ है और वो वहां हमेशा लिखा रहेगा। इंसान घर छोड़ने की बजाय घर लौटने के बारे में ज्यादा ख्वाब देखते हैं।
लड़के ने कहा। वो एक बार फिर रेगिस्तान की खामोशी का अभ्यस्त हो चुका था।